नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, हम कर रहे हैं CET एग्जाम 2024 की तैयारी, जिसका एग्जाम 22, 23 और 24 अक्टूबर को होना है। बड़े ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बड़े ही जानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको 6 मॉडल पेपर एकदम कंप्लीट करवाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में YouTube चैनल पर करवाने वाला हूं। और आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज कितनी तारीख हुई है? 20 तारीख हुई है। यानी एग्जाम से एक दिन पहले ही आपका मॉडल पेपर पूरे करवा दिए गए हैं और हूबहू उसी तरीके से आपको मॉडल पेपर करवाए जाएंगे जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से कम आएंगे, कौन से मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ये भी बातें मैंने आपको बताई है। तो चलिए आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मॉडल नंबर 6 का पार्ट 2 करते हैं और पार्ट 3 भी आज आपको मिल जाएगा। यानी दोनों क्लासें आज ही आपको मिल जाएगी और ऐसे हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे? तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, यानी सभी सब्जेक्ट। और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी साथी CET एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इन क्लासों को कंप्लीट देख लेना। 6 के 6 मॉडल पेपर आपको करवा रखे हैं और 6 के 6 मॉडल पेपर देख लेना। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 300 पूर्णांक का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होने नहीं वाली है और 40% पासिंग मार्क रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और वैसे पार्ट 2 है ना इस मॉडल पेपर नंबर का, मॉडल नंबर 6, मॉडल पेपर नंबर 6 का पार्ट 2 यानी 51 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक करने वाले हैं। और पार्ट 3 में कितने क्वेश्चन करेंगे? 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी हमें सही पैसिव फॉर्म बतानी है जो हमें ऑप्शन में दे रखी है। और यहां पर क्या दे रखा है हमें? क्लोज द डोर। क्या दे रखा है? क्लोज द डोर हमें दे रखा है। तो इनके ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िए। लेट द डोर बी क्लोज, क्या ये सही कह रहा है? जी श्रीमान, एकदम सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको मैंने मॉडल पेपर नंबर 4 में बताया था पैसिव फॉर्म है, बड़े ही शानदार तरीके से। तो आपको पूरी व्याख्या करवा रखी है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। और क्या है क्वेश्चन नंबर 52? ये लीजिए श्रीमान, आपको मैंने कहा था ना कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए किस प्रकार आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए हैं। तो कौन नहीं हुए? प्रतिभा रे, स्वामी सचिदानंद, या वशिष्ठ त्रिपाठी, या नटराजन चंद्रशेखरन। तो कौन नहीं हुए यहां पर नटराजन चंद्रशेखरन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए थे साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में। अब कुछ साथी सोचेंगे कि सर ये तो 2022 का क्वेश्चन है, तो सर आप तो 2023 नहीं 24 का लेकर आते, तब असली मजा आता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन है ना CET के एग्जाम में पूछा गया और इससे आपको ये पता चल गया कि पुरस्कार से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी क्वेश्चन को मैं नवीनतम पैटर्न पर आधारित बना देता हूं। चलिए आपके सामने मैं एडिट करके दिखाता हूं। ये लीजिए,
बन गया ना क्वेश्चन, नवीनतम क्वेश्चन। पद्मश्री क्या है, पद्मश्री मिले हैं ना अब की बार राजस्थान में, तो राजस्थान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस प्रकार मैं इसको एडिट कर ला सकता था कि निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार 2024 करना है क्या, ये लीजिए श्रीमान 2024 कर देंगे। यहां से दुआ गायब किया और 4 अंक हमने लिख दिया। 2024 के साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र के पुरस्कार तो नहीं हुए हैं, यानी ये आ गया क्वेश्चन। अब एडिट करना आपको सिखा दिया ना, इस प्रकार एडिट किए जाते हैं। मैं ऐसे भी कर ला सकता था एडिट, लेकिन मैंने आपके सामने हूबहू जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वही रखे हैं, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। और पद्मश्री कितने व्यक्तियों को मिला, 5 व्यक्तियों को मिला था। कितने व्यक्तियों को मिला था, 5 व्यक्तियों को मिले थे। और कितने पद्मश्री मिले थे, 4 पद्मश्री मिले थे श्रीमान। 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री कैसे सर, तो ये आपको मैं बता देता हूं कि अली और जो गनी मोहम्मद है, अली एंड गनी मोहम्मद को संयुक्त रूप से एक पद्मश्री मिला था। और ये किससे संबंधित है, मांड गायन से संबंधित है। एक किनको मिला, एक तो पहला पद्मश्री तो ये हो गया जिन्हें संयुक्त रूप से मिला था। नंबर 2 पर आ जाएंगे हमारे जानकी लाल भांड। कौन आ जाएंगे, जानकी लाल भांड आ जाएंगे, जो किससे संबंधित है, बहुरूपिया से संबंधित है। और इनका संबंध कौन से जिले से, भीलवाड़ा जिले से। नंबर 3 पद्मश्री से सम्मानित किन्हें किया गया, लक्ष्मण भट्ट तेलंग। किन्हें, लक्ष्मण भट्ट तेलंग। और ये किससे संबंधित है, ध्रुपद गायकी से संबंधित है। किससे, ध्रुपद गायन से संबंधित है। कौन, लक्ष्मण भट्ट तेलंग। और नंबर 4 पर कौन है, सड़क सुरक्षा से संबंधित है, माया टंडन। माया टंडन। और इनके भी क्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्षेत्र ही है ना। ये देखिए साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जानकीलाल भांड जी का संबंध कौन से क्षेत्र से, बहुरूपिया से। अली और गनी जी का संबंध किससे है, तो मांड गायकी से है। लक्ष्मण भट्ट तेलंग का संबंध किससे है, तो उनका संबंध आ जाएगा ध्रुपद से आ जाएगा। और माया टंडन का संबंध किससे आ जाएगा, सड़क सुरक्षा से आ जाएगा। यानी आपको ये मैंने बता दिया कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 मैथ का क्वेश्चन। और मैथ को तो हम बड़े ही शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से करते हैं। आपको क्लास में ही समझा दिया जाता है। तो समझिए इस क्वेश्चन को कि 10 सेंटीमीटर, क्या कह रहे हैं हमें, 10 सेंटीमीटर, क्या कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या वाले किसी वर्त की, सबसे पहले तो हमें एक वृत्त बनाना है। ये लीजिए, ये बन गया वृत्त, जिसकी हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहां से क्या एक केंद्र हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी, 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है श्रीमान। ये लीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या वाले किसी वर्त की त्रिज्याओं के मध्य, त्रिज्याओं का जो मध्य है यानी यहां पर, यानी 5 सेंटीमीटर के बिंदुओं का बिंदुपथ होगा। त्रिज्याओं के मध्य का बिंदुपथ क्या होगा, तो बना दीजिए इनके मध्य का बिंदुपथ। ये लीजिए, ये बन गया यहां पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वर्त बन गया अंदर, क्योंकि यहां पर भी एक त्रिज्या है, इसका यहां पर जोड़ दीजिए यानी 5 सेंटीमीटर यहां पर भी है। इनके मध्य का बनाना है बिंदुपथ। इस प्रकार ये बन गया, जो बिंदुपथ बनेगा ना इस प्रकार बनाने में, एक ये बिंदुपथ, एक आगे चलेगा, आगे चलेगा, यानी इस प्रकार चलता रहेगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। क्या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनेगा क्या, नहीं, ये तो इसके अंदर ही बना है, ये तो 5 सेंटीमीटर का ही बना है। क्या ये बात सही कह रहे हैं, नहीं गुरुजी ये तो एकदम गलत कह रहे हैं, हमें तो ये बिल्कुल ही क्या बना रहे, चतुर बना रहे। तो अगले वाला ऑप्शन देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, नहीं इसके समान कैसे बनेगा, ये तो मध्य की बात कर रहा है। मध्य की बात करें तो 10 का मध्य तो 5 होता है श्रीमान। तो आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलते जाइए प्यारे विद्यार्थियों, चलते जाइए, बस थकिए मत, ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्री वर्त, यानी इसी का सकेंद्री वर्त बोले तो जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त है उसका भी केंद्र है, और जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का है उसका ही केंद्र क्या है, एक ही है, यानी सकेंद्री वर्त बना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये बात समझ में आ गई ना। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को लगा लीजिए स्टार, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में
पक्के ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 54। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं, फटाफट क्वेश्चन और आंसर करते हैं। जब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बड़े ही शानदार तरीके से समझा दूंगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है और इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है कि देखिए, पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का प्रयोग व्यू करने में आता है। क्या करने में आता है, व्यू करने में काम आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल स्लाइड पिक्चर में, केवल स्लाइड टेक्स्ट में, या फिर क्या कह रहा है, स्लाइड के पिक्चर व टेक्स्ट दोनों में, या केवल ब्लैक स्लाइड में, केवल ब्लैक स्लाइड में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल स्लाइड टेक्स्ट में। केवल स्लाइड टेक्स्ट में पावर पॉइंट में आउटलाइन जो टैब होती है का प्रयोग केवल स्लाइड टेक्स्ट के लिए उपयोग में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ये लीजिए। अब मैथ का क्वेश्चन आ गया ना, बड़े ही शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं यहां पर। देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। माध्यिका आपको पता है किस प्रकार निकालते हैं, माध्यिका निकाली जाती है, हम किसी भी जितनी भी संख्याएं दे रखी है ना उसे हम किस क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं जितनी भी संख्याएं दे रखी है, मान लीजिए कोई 5, 9, 8, 7, 6 इस प्रकार दे रखी है, तो इसको क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखते ही उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा हमारा, मध्य अंकों को चुनना। मध्य अंकों को चुनेंगे, जो एकदम मध्य में है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बीच में दो शब्द मिले, जिस प्रकार देखिए 1, 2, 3, 4, इसका मध्य अंक क्या हो गया, इसका मध्य अंक हो गया 8, इसका मध्य अंक क्या हुआ है, 8 हुआ है, यानी इसकी माध्यिका आ जाती। इसे आरोही क्रम में, पहले आरोही क्रम में जचाना है, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आरोही क्रम में है तो इसकी माध्यिका आ जाती हमारी 8, लेकिन एक और अंक हो जाता, मान लीजिए 7 हो जाता है एक और अंक। तो देखिए इधर 2 छोड़े, इधर 2 छोड़े, तो बीच में भी 2 बच गए ना। तब क्या करते हैं, 8 प्लस में 7 बटा में 2, इस प्रकार माध्यिका निकाली जाती है। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, उसके बाद मध्य अंक देखते हैं कि मध्य अंक कौन सा है, और वही हमारी क्या हो जाती है, माध्यिका हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या होगा, अभाज्य संख्याएं लिखना और उन्हें आरोही क्रम में जचाना। सबसे पहले तो 10 अभाज्य संख्याएं लिखिए प्रथम, तो कौन कौन सी हो जाएगी, 2, 3, 5, 7, 9 होती है क्या, नहीं होती, क्या 10 होती है, नहीं, 11। उसके बाद क्या आ जाएगी, 13। उसके बाद कितना आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 है क्या, नहीं, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17। उसके बाद आती है 19, 18 नहीं आती, 19, 20 भी नहीं आती, 21 में भी भाग जाता है, 22 में, 23 फिर आती है 23। कितनी होगी, देखिए कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई। एक और लिख लीजिए बस, 23, 24 आएगी क्या, नहीं, 25, 26, 27, 28, 28 भी आएगी क्या, नहीं आएगी। एक और लिख लीजिए, 29 आएगी क्या, 28, 29, ठीक है जी, 29 आ जाएगी। अगली क्या आ जाएगी, 29। ये हो गई प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अब इनको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, यानी सबसे पहले आपको छोटा अक्षर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो ये आरोही क्रम में है ना। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एक काम तो बिल्कुल आसान हो गया कि हमने जो लिखी है वो आरोही क्रम में है। अब हमारा काम क्या होगा, मध्य अंक को चुनना। मध्य अंक को चुनना हमारा कार्य होगा। तो चुनिए, इधर से कितने अंक छोड़ दीजिए, इधर से छोड़िए आप एक बार 4 अंक, 2, 2, 4, 4 इधर से छोड़ दिए तो 4 इधर से भी छोड़ दीजिए मेरे प्यारे साथियों। ये लीजिए मध्य अंक बच गए 11 और 13। अभी आपको मैंने बताया था कि 2 बच जाए तो उनका योग कीजिए और 2 से भाग दीजिए। 11 और 13 कितने होते हैं, 24 होते हैं ना। तो 24 बटा में 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 12। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितनी हो जाएगी, 12। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, एकदम आराम से मैंने समझाया आपको। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पर है। और क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि सावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सावक, बीच में किसकी ध्वनि आ रही है? आव, से धन आव, से धन आव आ रही है ना। से, पहले से आ गया, उसके बाद आव आ गया, उसके बाद हमें क्या दे रखा है? कै दे रखा है, यही है ना। अब आओ, इसकी अय आओ की ध्वनि आए तो कौन सी संधि का उदाहरण होता है? वो अयादी संधि का उदाहरण होता है। कौन सी संधि का उदाहरण होता है? वो अयादी संधि का उदाहरण होता है। अगर इसमें आपको पूछ लेता कि कौन सी संधि है, तो संधि कौन सी हो जाती? अयादी संधि हो जाती। जिसमें ये वे रे ले वे आए, वो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। याद है ना, सभी आपको बता रखे स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। तो इसमें क्या आएगा देखिए, शोधन अक, ठीक है जी, शोधन आक। आक तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है? वह दे रखा है, आ वह दे रखा है, न कि वाह दे रखा है, यानी आ कै तो नहीं आएगा। बस ये तो कट गया एक ऑप्शन। तो अब देखिए यहां पर क्या है? एक मात्रा, यहां पर क्या है? डबल मात्रा है। तो देखिए एक मात्रा होती तो क्या आता? सेवक आता। क्या आता? सेवक आता, इस प्रकार आता। लेकिन यहां पर क्या है? डबल मात्रा, तो डबल वाला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये संधि करवा रखी है ना आपको, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नहीं 57 नंबर, सॉरी दोस्तों, कितना है? 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? मेणादे, मल्लीनाथ जी का तो मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, लूनी नदी के किनारे। पाबूजी तो कोल्लू फलोदी में लगता है इनका मेला। रामदेव जी, देखिए रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था, और इनकी माता का नाम क्या था? मेणादे, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल। क्यों था? नेतल इनकी पत्नी का नाम था। तभी तो आपने सुना ही होगा, नेतल रा बरतार अजमल घर अवतार लियो। सुने है ना ये, अजमल घर अवतार लियो, नेतल रा बरतार, यानी रामदेव जी इसका सही आंसर आ जाएगा। और गोगा जी की बात करें तो ददरेवा में इनका जन्म होता है, और गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में मेला लगता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कपिल मुनि कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि कैसे कोलायत में लगता है मेला इनका? तो इनका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोलायत बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्न में से कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? कौन सी किस्म है जी जो अधिकांश राजस्थान में? पीट कोयला है क्या? पीट तो सबसे खराब कोयला है, और खराब कोयले हमारे राजस्थान में उत्पादन नहीं होता। बिटुमिन्स होता है, या एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट तो बहुत ही अच्छा हो गया, इतना भी अच्छा नहीं होता हमारे यहां पर, तो लिग्नाइट हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट। राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला अधिकतर उत्पादित किया जाता है? तो वो हो जाएगा लिग्नाइट कोयला, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीईटी 10+2 के लिए, जिसका एग्जाम 22, 23, 24 अक्टूबर को होना है। तो क्लास को कंटिन्यू जारी रखिएगा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इसमें कंफ्यूज होते होंगे आप, लेकिन आज से कंफ्यूज नहीं होंगे। एक तो दवा होती है, एक जांच होती है। देखिए जांच किसकी करनी है? जांच तो तेरी करनी है, जांच तो तेरी करनी है, यानी तेरा आ जाएगा। जांच कब आती है योजना? 2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। जांच किसकी करनी? तेरी करनी है, मेरी थोड़ी करनी है। थे तो चेक कराना है, तेरी जांच करूंगा मैं, यानी 2013 आ जाएगा। लेकिन दवा लेनी है ना, वो गोली जो आपको लेनी है वो एक एक करके लेनी है, ऐसे ही नहीं कि फक को ही मार दिया, है एक एक करके गोली लेनी है। यानी दवा योजना के बारे में पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? दवा योजना आ जाएगी 2011 में। दवा तो 2011 में, जांच होगी तेरी, दवा लेनी है एक एक करके। अब आपसे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन क्वेश्चनों में कि जांच कब आएगी? 2013 में। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर में कौन सा समास है जी? बहुब्रीहि है, द्विगु है, कर्मधारय है या तत्पुरुष समास है? तो बहुब्रीहि समास है। पौराणिक बातों की बात करें या देवी देवताओं से संबंधित बात हो, बहुब्रीहि समास आ जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 62, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 मानस। मानस तो असम में है जी, मानस तो असम में है। बांधो, किसको बांधो? मध्य से बांधो, यानी बांधवगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब केवला देव कहां है? यही केवला देव कहां पर है? हमारे प्यारे से राजस्थान में। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है श्रीमान? तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? रण के द्वार। ये क्या सर? ये है ट्रिक। क्या है? ट्रिक। रण के द्वार। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? रण के द्वार। बोलिए एक साथ, रण के द्वार, रण के द्वार, रण के द्वार। बोले तो रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में स्थित है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्य प्रदेश में कौन सा? बांधवगढ़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ था? और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? एकीकरण यानी सब लोगों को तो क्या करना है? एक करना है, यानी साथ साथ लाना है। तो 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। उसकी ट्रिक आपको बता रखी है कि एमपी से बस राजस्थान आई थी। तारीखों की ट्रिक क्या है? 18, 25, 18, 30, 15, 26। और महीनों की ट्रिक क्या है? मामा अम्मा मंजन करो। और सन की ट्रिक क्या है? 3, 48, 2, 49, 1, 50 और 1, 56। याद है ना? आपको टॉपिक करवा रखा है पूरा का पूरा एकीकरण। जाकर देख लीजिए प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास ऐसी मिलती रहे ट्रिकों वाली और आप अच्छे तरीके से तैयार कर सको। और उद्घाटन करता हूं कि क्या थी? गॉड गॉड की जय बोलो। किनकी जय बोलनी थी? भगवान की, यानी गॉड गॉड की जय बोलो उद्घाटन करता। और हम बात करें किसकी? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की क्या ट्रिक थी? शोभा के गले में मणिक का हीरा। शोभा के गले में मणिक का हीरा। कोई भी मुश्किल नहीं है टॉपिक, अगर आप पढ़ते हो ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम जी के साथ। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ था? तो किसके हुआ था ये? राजस्थान वीपी मेनन आयोग था क्या? वीपी मेनन आयोग था या राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 है। राजस्थान है पुनर्गठन आयोग 1956 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही आंसर है। और अजमेर मेरवाड़ा का कब विलय हुआ था? कौन से चरण में हुआ था? 7वें चरण में विलय हुआ था। कौन से चरण में? 7वें चरण में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जुबली 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है करंट का। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं एडिट कर कर भी ला सकता था, लेकिन इससे आपको क्या पता चलता कि ये क्वेश्चन कब आया है, नहीं आया, क्या पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। इसको मैं भी एडिट करके ला सकता था, लेकिन एडिट करके नहीं लाया ना। तो ये 2023 वाला तो कहां पर हुआ था? रोहटपाली में हुआ था। कहां पर हुआ था? रोहटपाली में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। तो अब आप बताइए मेरे को कि 2024 में हुआ है या नहीं हुआ? हुआ तो कहां पर हुआ है? किसके द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? इतनी बातें सर्च कीजिए गूगल पर जाकर और आपको याद हो जाएगा। एक बार सर्च करके देख लीजिए, याद हो जाएगा। और कमेंट यहां पर कर दीजिए, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, अरिट्टापट्टी एवं मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल में है। तो कहां पर है ये? मीनाक्षीपुरम तो तमिलनाडु में है, यानी तू मिल मुझे तमिलनाडु, तू मिल मुझसे यानी तमिलनाडु, यानी लाडू खुआऊंगा, तू मिल मुझसे लाडू खुआ दूंगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 66, ये लीजिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको बड़े आराम से करेंगे श्रीमान। ये लीजिए, इसको मार्कर चेंज किया पहले, तो अब करेंगे एकदम आराम से। हमें क्या दे रखा है कि √3 का मान तो दे रखा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या का मान कैसे ज्ञात करना है ये हमको समझाना है। किसको? आपको प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए ये समझा देता हूं। √147, 147 को हम किस प्रकार लिखेंगे? 147 को 3 तो लाना ही लाना पड़ेगा, 3 तो लिख लीजिए। इनटू में इकाई अंक 9 होना चाहिए, तभी तो 7 आएगा। 9 तिया 27, ठीक है। अब 9 तिया 27 हो गए तो 2 हासिल, 3 दूनी 6, 3 चौक 4 तिया 12, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए 4, ये सही बन गया ना। 49 इंटू में 3 क्या होता है? 147 होता है। लिख लिया ना। मैंने √3 क्यों लिखा? क्योंकि हमें √3 का मान दे रखा है। बस यही तो बात होती है मैथ समझने की। अगर हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो क्वेश्चन खुद बता देता है कि हमें करना क्या है। इसी प्रकार सभी को कर दीजिए। √3 से कर दीजिए -1/4 इंटू में क्या है? √48। इसको किस प्रकार लिखेंगे? 12 तिया कितने होते हैं? 24 बार तिया 36 होते हैं। 13 तिया ही नहीं होते। 14 तिया कितने होते हैं? 15 तिया 45 होते हैं। 16 तिया 48 होते हैं। 16 इंटू में 3। देखिए एक एक बात बता रहा हूं, पहाड़े भी पढ़कर बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों आपको। तो मैं देखिए अगला स्टेप लीजिए, माइनस का निशान। √75 और 75 25 तिया 75 है। ये लीजिए √25 इंटू में 3, √25 इंटू में 3। कोई मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है सर, अभी तक तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगला स्टेप देखिए हमारा। अब अगला स्टेप क्या होगा? 49 किसकी स्क्वायर होती है? 7 की, यानी 7 तो बाहर आ जाएगा। 7 √3 यही बचेगा ना। 7 √3 -1/4। 16 किसका होता है स्क्वायर? 4 का होता है, यानी 4 फिर बाहर आ जाएगा। √3 बचेगा। ये लीजिए √3 बच गया। -25 किसका होता है? 5 का होता है, तो अंदर क्या बचेगा? √3। अब 4 से 4 कट जाएगा। कट गया ना, क्योंकि ये गुणा में है इसलिए काटा है। बीच में कोई निशान होता ना तब नहीं कटता मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए क्या बचा हमारे पास अभी। अब बच गया ये लीजिए 7 √3 माइनस का निशान, और कितना बचा है? एक केवल √3 बचा है यहां पर। तो माइनस का क्या बच गया? 5 √3 बच गया। 5 √3 बच गया। अब देखिए 7 √3 ये है, 1 √3 ये रहा, माइनस का 5 √3 ये। अगर कोई संख्या माइनस में होती है तो क्या होती है? जुड़ जाती है। लेकिन निशान किसका आता है? माइनस का आता है। तो ये लीजिए, ये स्टेप मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये लीजिए तो 7 √3, 5 √3 और √3 कितना हो जाएगा? 6 √3। निशान किसका आएगा? माइनस का, यानी 6 √3 हो जाएगा। 5 तो ये हो गया, एक ये बाहर, एक ये ना, 1 √3 ही है ये। 1 से गुणा कर दीजिए इसको, फिर आसानी से समझ में आएगा। 1 √3 है, और ये कितना है? 5 √3, तो कितना हो जाएगा? 6 √3। तो 7 में से 6 जाए, कितना बचेगा? 1 √3 बचेगा, यानी 1 √3। और हमें √3 का मान दे रखा है कितना? 1.732, और इसकी गुणा किससे करेंगे? 1 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1.732 आ जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। एकदम आराम से आपको समझाया है, समझ में भी आया होगा मेरे प्यारे साथियों। और देख लीजिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझाया, और समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पर। ये लीजिए, स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है जी? स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? और राजस्थान के वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इस 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो कालीचरण सराफ थे क्या प्यारे विद्यार्थियों? क्या ये मैं बात सही कह रहा हूं? तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन थे। इनकी शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है या राज्यपाल दिलाता है? तो राज्यपाल हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। डीपीआई की फुल फॉर्म इंग्लिश में ही देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो तभी अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो डीपीआई की फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो डॉट्स पर इंच बिल्कुल सही है। डीपीआई की फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होती है। क्या होती है? डॉट्स पर इंच, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
69 नंबर क्वेश्चन, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? पानी का सूत्र क्या जी? पानी का सूत्र H2O। कौन सा? H2O। पानी का सूत्र H2O। क्या? H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। तो किसके कारण अस्थायी कठोरता होती है पानी में? तो एकदम सही आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बोले तो ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। देखिए यहां पर आपको पेंटिंग भी सिखाई जा रही है। अगर आपका प्यारे विद्यार्थियों यहां पर पेंटिंग करने का मन है ना, तो पेंटिंग कर लीजिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, रीजनिंग का क्वेश्चन, क्रम से जचाना है। लीजिए श्रीमान, इसको क्रम से जचाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्ग क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द आखिरी में आएगा? यानी लास्ट वाला पूछा है कि लास्ट में कौन सा आएगा। तो देखिए यहां पर डी 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 डी, सभी में डी है, यानी अभी तक तो कोई हमें समझ में नहीं आ रहा। और ये कक्षा में जो रोल नंबर होते हैं ना आपके नाम के हिसाब से, ए वाला पहले आता है ज्यों, उसके बाद बी वाला आता है, ऐसे ही लिखना है। फिर देखिए आर 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 सभी में देर का है। फिर ए डी आर 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 ए, सभी में डी आर ए है ना। आगे देखिए अन्य, अन्य कितने पे आता है? अन आता है 14 नंबर पे। अन आता है 14 नंबर पे। के जम्मू कश्मीर में यानी 11 आ जाएंगे। पी 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 कर सोना है 16 को, पी आता है 16 पर। फिर अस कितने पे आता है? पी क्यू आर एस कितने पे आता है? पी क्यू आर एस टी, टी तो 20 यानी 20 पर आता है, ये 19 पे आ जाएगा। फिर देखिए मेरा 13 यानी ये आता है 13 पे। एक नंबर पे कौन सा आएगा? 11 वाला 1 नंबर पे। फिर कौन सा आएगा? ये वाला 2 नंबर पे आ जाएगा। ये वाला 3 नंबर पे आ जाएगा। ये वाला 4 नंबर पे आ जाएगा और ये वाला 5 नंबर पे आ जाएगा। यानी सबसे अंतिम में पूछे तो ये आ जाएगा अंतिम। ये तो क्या आएगा? अंतिम में आएगा, अंतिम में आएगा। और ये सबसे पहले, ये क्या है? सबसे पहले आएगा, सबसे पहले। अब हम बीच वाला पूछ ले तो देख लीजिए 1 2 को इधर छोड़ दीजिए, 4 5 को, ये मध्यम में आएगा। ये क्या आएगा? मध्यम में आएगा। अब कोई भी किसी प्रकार क्वेश्चन पूछ ले, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, DRASTIC, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, रीजनिंग का क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब तरीके से करेंगे। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहां पर आपसे फ्रॉड हो सकता है, कोई भी यहां से रुपए लूट सकता है, क्योंकि जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नौकरी का सवाल है तो जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। हमें क्या कह रहा है? इस प्रकार ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें आंसर बताना है किसका? 8 वहन 12 विल 16 U2 कम 18। ओके सो दो है गुरु जी। तो चलो इसको भी हम पूरी तरह पोस्टमार्टम करते हैं इसका। तो 8 का 8 लिख लीजिए। वहन का अर्थ क्या है? गुणा। ये लीजिए क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। वहन का अर्थ गुणा, उसके बाद 12 कर लीजिए, 12, ये 12। विल, विल का अर्थ क्या दे रखा है? विल का अर्थ दे रखा है में प्लस। विल का अर्थ क्या दे रखा है? प्लस। उसके बाद 16 दे रखा है। फिर यू, यू का अर्थ क्या है? यू का अर्थ हमें दे रखा है, यू का अर्थ क्या है जी? यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए, माइनस ना लिख दे हम। यू का अर्थ दे रखा है में भाग। क्या है? भाग। फिर 2 आ जाएगा। फिर कम, कम का अर्थ तो माइनस है, 8 आ जाएगा। 18 18 18, ये लीजिए। इसको हल करना है तो कर देंगे जी। तो लीजिए सबसे पहले क्या हल होता है? भाग होता है। तो भाग को हल कीजिए। 8 गुणा में 12 प्लस में 16 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16 होते हैं, माइनस का 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? गुणा को हल करेंगे। तो गुणा को हल कर लीजिए। 12 8 कितने होते हैं जी? 12 8 तो 96 होते हैं। तो गुणा करके दिखानी है क्या? 12 8 96 ही होते हैं। तो ये लीजिए 12 8 96 प्लस के 8 आ जाएंगे, माइनस के 18 आ जाएंगे। अब थारो जी करे नहीं तो पहला जोड़ दो चाहे घटा दो। यानी सबसे पहले हमने भाग किया, उसके बाद गुणा की, ये तो क्रम में रहेगा। अब चाहे पहले प्लस कर दो चाहे माइनस। अगर हम घटाते हैं तो 18 में से 8 जाए कितने बचेंगे? 10। और 10 किसके बचेंगे? माइनस के 10 बचेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह बढ़ा है ना इसमें से। तो 96 से और 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 86 बच जाएगा। 86
यानी इसका आंसर आ गया 86। देखिए दे कितना मुश्किल दे रखा था क्वेश्चन और आया आंसर 86 कि 8 वहन वारा बिल 16 U2 कम 18, यानी क्वेश्चन तो बड़ा लाजवाब बनाया था लेकिन आंसर यहां पर 86 निकल कर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है क्या? ठीक है जी। कल वाले पेपर में जो कल हमने किया था ना, मॉडल पेपर का पार्ट फर्स्ट किया था, उसमें लगभग है ना 50 में से 20 क्वेश्चन साइंस के थे लगभग। और यहां पर देखिए छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r दे रखी है और फोकल दूरी अफ के बीच संबंध क्या होगा? कौन सा गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण है कोई, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी या फोकल दूरी कह दीजिए, इनके मध्य हमें संबंध बताना है। क्या बताना है? संबंध बताना है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होती है? 2 यानी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है क्या? वक्रता त्रिज्या। ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या प्यारे साथियों? तो ये बात हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को किस प्रकार दे सकता था? अफ बराबर r/2, ऐसे भी आ सकता था ना, अफ बराबर r/2, क्योंकि r बराबर क्या होता है? 2 अफ होता है और ये 2 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी अफ बराबर r/2। ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है। फिर आप कहोगे कि सर आपने तो करवाया ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, तो देख लीजिए यहां पर करवा दिया भी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोगों के लिए वित्तीय सहायता। अनुप्रति कोचिंग योजना है ना, विवाह के लिए होगी क्या? नहीं, कोचिंग में विवाह थोड़ी होते हैं। व्यापार के लिए क्या? नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है कोचिंगों में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया और मोटिवेशन आज हमने एक ही पढ़ा है, अभी तक एक ही डोज ली है मोटिवेशन की, तो दूसरी डोज लीजिए कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो अब इस क्वेश्चन को कर देंगे करेक्ट। टेंस हमें बताना है, टेंस आ गए तो क्या आ गई? इंग्लिश आ गई क्या? ऐसे कौन कहते हैं? हमारे पिताश्री कहते थे अगर किसी को टेंस आ जाए तो क्या आ जाती है? इंग्लिश आ जाती है, लेकिन मुझे तो आई नहीं। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही मी, तो क्या आएगा? ट्रस्टेड आएगा, ट्रस्टिंग है, यानी हमें ये देखिए ईडी आगे क्या दे रखा है? आईएनजी जोड़ दिया, यहां हैज ट्रस्ट दे दिया, यहां पर विल ट्रस्ट दे दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो ट्रस्टेड आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बोले तो TRUSTED, ये आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 एक और इंग्लिश का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम ऑफ एडमिशन। एडमिशन एंटोनियम बताना है, एंटोनियम बताना है किसका? एडमिशन का हमें एंटोनियम बताना है। तो बता दीजिए, कोई मुश्किल थोड़ी है, डेनियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनियल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76 जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जय कने लठ वगोनी बोई भैंस ले जाओ। सीधी बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। रेखांकित पदों में सर्वनाम है, सर्वनाम जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा जी? निश्चयवाचक होगा, निजवाचक होगा, पुरुषवाचक होगा या संबंधवाचक होगा? इसमें संबंध बता रहा है कि ये तो उसकी भैंस है, ये तो जिसकी भैंस है, किसकी भैंस है, किसी की मान लो, इसमें संबंध बताया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 गर्भवती महिला, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर, हीमोग्लोबिन कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन बोले तो अफी धातु पाया जाता है। और गर्भवती महिला में तो हीमोग्लोबिन कितना स्तर पाया जाएगा? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। शब्दों को देखिए, 13 ग्राम तो सभी देख लेते हैं, लेकिन यहां पर डेसीलीटर है।
एग्जामिनर क्या करता है पता है आपको, डेसी की तरह सेंटीलीटर दे देता है, मिलीमीटर दे देता है, कुछ भी दे देता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को बस ध्यानपूर्वक देख लीजिए, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का स्तर किसमें, गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है। ये नहीं कि अब आप लोहा को चबाने लग जाओ, बाहर पड़ी कोई गाटर है, श्रिया है, मेख है, यानी उसको चबाने लग जाओ कि लोहे की मात्रा बढ़ाते हैं चलो, तो ये गलत हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कल ही खुलना, सब कुछ खुल गया, कल ही खुल गई, यानी मुहावरे का सही अर्थ हमको बताना है। धोखा देने वाला साथी, धोखा देने वाला साथी होता है क्या, कल ही खुलना। देखो एक तो बेचारो बैंगो कल ही खुल गयो, यानी भेद खुल गयो, और थे को धोखो देने वाले साथ तो जरूरी थोड़ी है कोई बने धोखो ही दियो वो ही भेद खुले। और भी भेद बहुत होते हैं दुनिया में, भेद बहुत होते हैं। जो भेद गया धोखा देने वाला साथी होगा क्या, नहीं होगा। क्या क्रोध बढ़ाएगा वो, नहीं। क्या अप्रिय लगने लग जाएगा, नहीं। भेद खुलना, कलई खुलना का अर्थ क्या होता है, भेद खुल जाना, उसका भेद खुल गया कि तेरे कितने नंबर आते हैं, कितने नहीं आते, कि तेरी तैयारी कितनी है, कि है या नहीं, यानी उसका भेद खुल गया, कलई खुलना। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पर चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, सीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। क्या करना है, सेल कंटेंट को एडिट करना है, सेल कंटेंट को एडिट करना है जी, तो कौन सी फंक्शन की का प्रयोग करेंगे हम, वो आ जाएगी हमारी अप टू। कौन सी, अप टू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, अनुपात समानुपात का बड़ा ही लाजवाब तरीके से समझाऊंगा मैं, और समझ में भी आ जाएगा। आपने अभी तक देखी होगी क्लास कि मैथ बड़ी शानदार तरीके से समझते हैं। तो ए बी का अनुपात 2:3 है, लिख लीजिए 2:3 ए बी का, और यहां से बी का क्या दे रखा है, 4 लिख लीजिए। सी का कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, अपने आप ये कह रहा है उसी तरह लिखिए। सी के नीचे 6 और लिख दीजिए, 6 अनुपात में 7 लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए बी सी डी, इनका अनुपात ज्ञात करना है। किस प्रकार करेंगे, पड़ोसी के पास चला जाएगा, पड़ोसी के पास चला गया, यानी 4 आ जाएगा। 3 यानी खाली जगह दिखी कब्जा कर लिया, खाली जगह दिखी कब्जा कर लिया, तो 5 किधर करेगा कब्जा, इधर ही करेगा, और 6 इधर कब्जा कर लेगा, यानी खाली जगह दिखते पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। ये लीजिए, इनको गुणा कर लीजिए, अनुपात आ जाएगा आंसर। तो देखिए क्या कह रहा है ये, तो करिए इसको आगे हल। तो कीजिए यहां पर गुणा, 6 चौका 24 है, 24 इंटू में 3 कितने होते हैं, 48 होते हैं, 24 दूनी 48, अनुपात का निशान लगाए। 6 चौका 24 और 24 इंटू 3 कर लीजिए, 24 इंटू में 3 कितने होते हैं, यहां पर 24 इंटू 3 ही लिख लीजिए। एक बार मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों लिखा है हमने, 24 इंटू 3 ही लिख लीजिए। 6 5 30 और 30 इंटू 3 और लिख लीजिए, 30 इंटू में 3 और लिख लीजिए। फिर क्या कह रहे हैं अनुपात के आगे, 7 5 35 और 35 इंटू में 3, 35 इंटू में 3, ये लीजिए, इस प्रकार बनेगा। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, और 16 तिया, इसको किस प्रकार लिख सकते थे, 16 तिया 48 होते हैं ना, 16 तिया 48, तो 16 इंटू में 3, यहां फिर 3 और कट जाएगा, यानी 3 तो कट गए, बचे कितने, 16 बचा, फिर अनुपात में 24 बचा, फिर अनुपात में 30 बचा, फिर अनुपात में 35 बचा। ये लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। मैंने ऊपर क्यों नहीं काटा, देखिए यहां पर भी मैं काट सकता था, 2 दूनी 4, यहां पर 2 आ जाएगा, फिर और काटोगे तो यहां पर 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, लेकिन मैंने यहां पर ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, अगर वहां पर मैं करता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए यहां पर ऐसे लिख लिया। 6 चौका 24, 24 दूनी 48, 16 तिया 48 होते हैं, ठीक है। 6 चौक 24, 24 3 कर दिया, 6 5 30 इंटू 3 कर दिया, 7 5 35 इंटू 3 कर दिया, इस प्रकार किया, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 कि कर्षणा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से स्थानों में से किसके निकट है, किसके निकट है कर्षणा नदी का उद्गम जी, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाबालेश्वर, महाबालेश्वर कर्षणा नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 कि 2 घनों को मिलाना है हमें, कि 2 घन दिए हुए हैं, एक घन ये रहा, किस प्रकार है, एक घन ये रहा हमारा, एक घन ये रहा, इनको मिलाइए, इनको मिलाइए, इनको मिलाइए, एक घन तो ये रहा।
और एक घन और है, प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर है। या और घन का आयतन क्या होता है, ए की क्यूब होता है, बराबर कितना है 27 देर का है। यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए का मान है 3 आ जाएगा। यानी ये भी 3 है, ये अंदर वाली भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब आगे क्या करना है, ये 3 3 तो हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मैं के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी इनके फलकों को मिलाना है, जो पास में मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। देखिए 2 घन है, 2 घनों को मिलाना है, तो मिला दीजिए। एक ये है ना, इसको मिलाइए, एक भुजा ये हो जाएगी। यानी दूसरा घन बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ये दूसरा घन बना रहा हूं आपको समझाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों। ये लीजिए दूसरा घन बना दिया। अब समझ में आएगा कैसे, अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए 2 घन है, इसकी भी कितनी है 3 है, इसकी भी लंबाई कितनी है 3 भुजा की। इनको मिलाइए, यानी ये जो बीच में दूरी है ना, ये मत रहने दीजिए, इनको मिलाइए। आपके पास 2 डब्बे हैं, उनको मिलाओगे ना तो ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी ऐसे। तो ये 3 ही रहेगी, तो 3 और 3 ये टोटल कितनी हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, टोटल 6 हो जाएगी। क्या इनमें परिवर्तन आएगा, क्या इनमें भी आएगा, ये 6 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी अंदर वाली, ये भी 6 हो जाएगी। लेकिन न तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन आया, न ही इसकी चौड़ाई में परिवर्तन आया। ऊंचाई और चौड़ाई में परिवर्तन नहीं आया, केवल लंबाई में परिवर्तन आएगा। 2 घनों को मिलाया तो केवल किस में परिवर्तन आएगा, लंबाई में परिवर्तन आएगा। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहां पर एकदम आराम से समझिए, एक बार और समझ लीजिए। यहां पर ये लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे यहां पर। तो देखिए ये 2 घन है, 2 घन है जिसके प्रत्येक का आयतन कितना है, 27 सेंटीमीटर है। कितना, 27 सेंटीमीटर। यानी इसका आयतन है ए की क्यूब बराबर 3, तो ए का मान आ जाएगा 3, क्योंकि 3 की क्यूब होती है ना 27, तो ए का मान हो गया 3। तो ये भी 3 है, 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 और ये अंदर वाली भी 3 है। अब देखिए इनको क्या करना है, मिला देना है। ये 2 डब्बे हैं आपस में, इनको आपस में चिपाओगे ना, ये 2 फलकों को, इस फलक को और इस फलक को, इनको चिपा दोगे तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि 3 इधर वाली, 3 इधर वाली। इसी प्रकार ये सामने वाली, ये बीच में जगह नहीं बचेगी, ये इधर आ जाएगा डब्बा, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6। यानी लंबाई तो हो जाएगी इसकी 6, लंबाई का मान 6, चौड़ाई का मान 3 ही रहेगा, और ऊंचाई का मान भी 3 रहेगा। यही रहेगा ना। अब हमें क्या बताना है, इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू में अल बी प्लस में बी एच प्लस में क्या होता है, अल एच होता है। यही होता है ना। तो लीजिए इसको हल करते हैं, और आगे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में देर का, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का 2 रहने दीजिए। लंबाई कितनी हो गई थी, 3 3 6 हो गई थी, लेकिन चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं। लंबाई में परिवर्तन हुआ था, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं। ये लीजिए, तो 6 और 3 कितने होते हैं, 6 और 3 होते हैं 9। ये लीजिए पूरा हल ही करते हैं। 9 पल 6 तिया 18 होते हैं। 6 और 3 9, जोड़ने थोड़ी है, गुणा करनी है। 6 तिया 18 प्लस में 3 तिया 9 प्लस में 6 तिया 18, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 18 18 36, और 36 और 9 कितने होते हैं, 45। और 45 की बाहर वाले 2 से गुणा करोगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 90 वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। अच्छे तरीके से समझाया। सबसे पहले ये सूत्र भी याद होने चाहिए आपको कि घन का आयतन ए की क्यूब होता है, और यहां पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लालो चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले आयो। याद है नहीं, अपन 6ठी क्लास में पढ़ता, किसी क्लास में पढ़ता, या ट्रिका 10वीं में पढ़ता का 8वीं में पढ़ता, 8वीं में लालो चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले आयो। यानी इस प्रकार हमें याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, डिजिटल सर्किट किससे बनता है। डिजिटल सर्किट किससे बनेगा जी, डिजिटल सर्किट बनेगा लॉजिक गेट से। किससे, लॉजिक गेट से। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 84 नंबर क्वेश्चन। मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है। मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है, बटन का बताना है, तो वो होता है कॉलम। क्या होता है, कॉलम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कह रहा है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं जी, उसे क्या कहते हैं? रेटिना के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है ना उसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी ये हमारी आंख है, किस प्रकार, ये आंख हो गई, ये आंख है, यहां पर क्या है, ये आएगा प्रकाश, इधर जाएगा अंदर, कहां पर बनता है? दर्पण, रेटिना से पीछे बनता है। रेटिना से क्या बन जाता है? पीछे बन जाता है, तो प्रतिबिंब बनता है, तो उसे कौन सा दोष कह देंगे? उसे कहेंगे हम कौन सा? दूरदृष्टि दोष। पीछे दूर बन गया यानी दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? संघनन बहुलक नहीं है ये हमको बताना है। डेक्रोन, मेलेमाइन, नियोप्रीन, गिल्टन, तो कौन सा नहीं है? गिल्टन। कौन सा नहीं है? गिल्टन नहीं है। गिल्टन तो होता है प्यारे साथियों, संघनन बहुलक नहीं है, गिल्टन तो होता है। नियोप्रीन आएगा, क्या आएगा? नियोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी है। कौन? सुधा सिंह, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। किस खेल से जुड़ी हुई है? तो सुधा सिंह थी एथलीट। क्या थी? एथलेटिक्स थी। क्वेश्चन नंबर 88। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का जी चयन करना है हमको। किसका? शुद्ध चयन का चयन करना है, शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो कीजिए। त्रिपुरारी, क्या? त्रिपुरारी। नुपुर, पड़ोसी, परीक्षा, तो परीक्षा तो गलत है, ये तो आपको पता ही होगा ना, ये तो गलत है। नुपुर क्या देखा है? नुपुर, ये देखिए छोटा उर बड़ा उर, इस प्रकार हमें दे रखा है और इसका आंसर यही आ जाएगा। दोनों एक तरफ नहीं दे रखे यानी अलग अलग दे रखे, और यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 मैथ का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा प्यारे साथियों। और टाइम कितना हुआ है? 50 मिनट हो गई आज तो ज़्यादा समय ले लिया हमने। क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, तो इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसका मान आएगा हमारा साइन थीटा निकल कर, क्या आएगा? साइन थीटा निकल कर आएगा। इसमें थोड़ा लेंथी है, हमें क्या पता होता है? पता होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से इस प्रकार ये क्वेश्चन हल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। छेल्लोसो एक फिल्म है। छेल्लोसो किसकी है? छेल्लोसो मलयाली है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है। छेल्लोसो कौन है? छेल्लोसो गुजराती है जी। कैसी है? गुजराती। कौन? छेल्लोसो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? 91 नंबर क्वेश्चन। हमें जेड का मान बताना है, ये देर की हमें आकृति जेड का मान बता दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है ना। ये 156 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 24। क्या? 24 हो जाएगा। क्यों हुआ 24 पता है ना? क्योंकि इसका पूरे का मान होता है 180, जिसमें से इतने का मान दे दिया हमें 156, और तो ये कितना बच गया? 24। इसका मान दे रखा है हमें 64, टोटल का मान कितना होता है? 180, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 6। फिर क्या आएगा? फिर आएगा हमारा 1, फिर क्या आएगा? 1, 116 ही आएगा क्या? 6 1 7 6, ठीक है। 180, ये हो गया 116 और ये हो गया 124, तो 116 और 24 कितने होते हैं? 0, 6 4 10 0, ऐसी लगी 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी 140। इन दोनों का योग कितना आ गया? 140 है। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, तो ये कितना बच जाएगा? 40। कितना बच जाएगा? 40, क्योंकि ये 24 है, ये 116 है, तो इन दोनों का मान 140 हो गया और टोटल योग होता है 180, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना? 40, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 में किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? क्वेश्चन नंबर 92 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अलकरंत ईंटें तो कालीबंगा में थी, आहड़ में पकी हुई ईंटें थी, लेकिन गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगा नदी, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले में से। और इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में की थी।
आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आयड़ या बेड़स नदी के किनारे इसकी खोज की थी। विराट सभ्यता बाण गंगा नदी के किनारे जयपुर और वर्तमान में कोटपुतली बहरोड और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ये अब नहीं पूछा जाएगा आपसे, अब नवीनतम ही पूछा जाएगा। देखिए बजट से पूछा जाता है इस प्रकार, पुनर्संरचना परियोजना के लिए कितना प्रीमियम आवंटित किया गया है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ये वाला 94 नंबर क्वेश्चन। अगला पद बताना है हमें, अगला पद बताना है, श्रृंखला दे रखी है इस प्रकार। तो देखिए इसको किससे गुणा किया इसने, रूट 0.1 से गुणा कर दिया, तभी तो ये आया ना, क्योंकि आपको पता है कि रूट 2 की गुणा रूट 2 से करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। इसी प्रकार रूट 0.1 की गुणा रूट 0.1 से कराएंगे तो 0.1 आ जाएगा, यही है ना। तो यानी इसकी गुणा करा दी इससे, फिर आगे इसी प्रकार इसकी गुणा करा दी किससे, फिर रूट 0.1 से गुणा करा दी ना। फिर आगे इसने यही कार्य किया, आगे क्या किया इसने, इसकी गुणा भी रूट 0.1 से करवा दी, 0.1 से करवा दी और ये आ गया। अब आगे भी क्या करना होगा, 0.01 को किससे गुणा करानी है, रूट 0.1 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए 0, ये ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, रूट 0.1 से गुणा करवानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति को, दर्शदेव संस्कृति को, ये तो कौन सी है, हनुमानगढ़ में जो गग्गर नदी है ना उसका नाम ही है। रेड संस्कृति या विराट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में स्थित है, पेरियार है केरल में, पेरियार केरल में। क्वेश्चन नंबर 97 इंग्लिश का क्वेश्चन, क्या करना है, हमें डिटरमिनर बताना है, सही डिटरमिनर बताना है। तो देयर वेयर पीपल ऑन द बीच सो वी वेंट वेयर नोट कंप्लीटली अलोन। तो ए फ्यू आएगा, फीवर आएगा, फीवेस्ट आएगा, वेरी लिटिल आएगा, तो कौन सा आ जाएगा इसका आंसर, ए फ्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए फ्यू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, ये लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री से अधिक हो जाए। तो आपतन कोण है क्या, नहीं, आपतन कोण नहीं, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, छठवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो प्रद्युमन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रद्युमन सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का इस पार्ट 2 का अंतिम क्वेश्चन, और आपके लिए गृह कार्य आज का है ना कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में भारत 63 में से कौन से स्थान पर था, तो कौन से स्थान पर था, 8वें स्थान पर था। लेकिन आपको अब क्या बताना है, 2000, ये लीजिए क्या बताना है अब आपको, 2024 बताना है। ये लीजिए 2024 बताइए, 2024। देखिए इस प्रकार तो एडिट किया जाता है, मैं एडिट कर नहीं लाया, बस इतनी बात आपको दिखाने के लिए कि इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CPI 2024 में भारत का कौन सा स्थान है 63 देशों में से, बता दीजिए कमेंट करके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आपको किस प्रकार लगी, और आगे देखिए कल की क्लास यानी आज ही जो मिलेगी स्त्रियों में, इससे आगे क्वेश्चन मिलेंगे 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक, जिसमें आपको राजस्थान जीके के ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार आपसे पेपर पूछा जाता है, अंतिम मॉडल पेपर चल रहा है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।